नमस्कार बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी गुरु। आज के इस एपिसोड में इस वीडियो में हम क्या बात करेंगे। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 11 पोल साइंस की और डिस्कस करेंगे क्लास 11 पोल साइंस के एनुअल एग्जाम के सिंपल क्वेश्चन पेपर को विद सॉल्यूशन। जहां तक सिंपल क्वेश्चन पेपर की बात है तो वो किसी भी क्लास के स्टूडेंट के लिए हमेशा इंपॉर्टेंट होता है। चाहे आप बोर्ड क्लास के स्टूडेंट हो, चाहे आप नॉन बोर्ड क्लास के स्टूडेंट हो, सिंपल क्वेश्चन पेपर का आपकी प्रिपरेशन में एक इंपॉर्टेंट रोल होता है। जब हम सिंपल क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते हैं तो कई सारी चीज़ें हमारी क्लियर हो जाती है। जैसे सबसे पहले आपको पता चलता है कि पैटर्न क्या रहेगा, कितने आपके 1 मार्कर क्वेश्चन रहेंगे, कितने आपके 2 मार्कर क्वेश्चन रहेंगे, सोर्स बेस्ड क्वेश्चन किस टाइप के रहेंगे या कार्टून बेस्ड क्वेश्चन किस लेवल का आने वाला है, वो सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाती है। जब आप सिंपल क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने के बाद रिवीजन के लिए जाते हो तो आपके माइंड में ये सारी चीज़ें होती है। तो उस वक्त आपका फोकस लेवल अलग होता है कि हाँ भाई, इस टाइप का क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन पेपर में दिया हुआ था, इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। मज़ा आएगा आपका पढ़ने में और आपकी प्रिपरेशन है वो नेक्स्ट लेवल पर चली जाएगी। सेकेंड थिंग, जब हम सिंपल क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते हैं, अगर सारे क्वेश्चन हमें आ रहे हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस है वो हाई होगा, मोराल हमारा बूस्ट होगा कि हाँ भाई, हमारी प्रिपरेशन सही से जा रही है, तो पढ़ने में हमें और ज़्यादा मज़ा आएगा। ठीक, अगर मान लीजिए कि हमने सिंपल क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करें और उस वक्त हमें लग रहा है कि भाई मुझे ये भी नहीं आ रहा है, ये भी नहीं आ रहा है, ये भी नहीं आ रहा, तो भी अच्छी बात है, क्योंकि हमारे पास एक टाइम पीरियड होता है। उस टाइम पीरियड में जब हम स्टडी करेंगे तो फोकस लेवल ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा, नींद नहीं आएगी आपको, क्योंकि आपको पता है कि अभी बहुत कुछ करना है। ओके, तो आज हम इसी टाइप का एक सिंपल क्वेश्चन पेपर है वो लेकर के आए हैं जिसको हम सॉल्व करेंगे और ये आपके बोर्ड के पैटर्न के अकॉर्डिंग है। देखिए, जो सीबीएसई है वो क्लास 10th और 12th के लिए ऑफिशियली सिंपल क्वेश्चन पेपर है वो रिलीज़ करता है। ठीक, इसके अलावा जो 9th और 11th की बात है तो वहाँ पर 10th और 12th के पैटर्न को ही फॉलो किया जाता है। तो ये एज़ पर ऑफिशियल पैटर्न है। ओके, इसी टाइप का आपका एनुअल एग्ज़ाम है वो आपको मिलने वाला है और इस सिंपल क्वेश्चन पेपर में जितने भी क्वेश्चंस है वो सभी इंपॉर्टेंट भी आपके लिए। लेट्स बिगिन। चलिए शुरुआत करते हैं हम आज के इस वीडियो की। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, ये है क्लास 11th का पोल साइंस का एनुअल एग्जामिनेशन का सिंपल क्वेश्चन पेपर। टाइम आपको मिलेगा 180 मिनट्स, 3 आवर्स आपको मिलने वाले हैं। मैक्सिमम मार्क्स आपके 80 रहेंगे, 20 आपके इंटरनल मार्क्स है। इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स मतलब उसमें क्या है, उसमें आपके 10 मार्क्स है प्रोजेक्ट के जो आपने बनाया होगा, वो 10 मार्क्स हैं उसी प्रोजेक्ट पर बेस्ड वाइवा के। ठीक, इसमें कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं शुरुआत में। ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 to 12 है, ये आपके एमसीक्यूज रहेंगे 1 मार्कर। क्वेश्चन नंबर 13 to 18 ये आपके 2 मार्कर रहेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 to 23 है, ये आपके 4 मार्कर रहेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 and 25 ये आपके पैसेज और कार्टून बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे। और 26 to 30 जो क्वेश्चन दिए गए हैं, लास्ट 5 क्वेश्चन है, वो आपके 6 मार्कर रहेंगे और यहाँ पर आपको इंटरनल चॉइसेस मिलने वाली है। ओके, चलिए सबसे पहले हम सेक्शन ए की बात करेंगे। यहाँ पर हमें देंगे क्वेश्चन नंबर 1 to 12 जो कि एमसीक्यूज रहेंगे। तो इसमें फर्स्ट जो हमें क्वेश्चन दिया गया, नागरिकता वफादारी के सही क्रम में होती यह किसने कहा है? तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा बोयड ने ये कहा है। ये कथन बोयड का है कि नागरिकता वफादारी के सही क्रम में होती है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमें क्वेश्चन दिया गया, सेकंड हमारा क्वेश्चन रहेगा, कानूनी अधिकारों के पीछे कौन सा बल या शक्ति होती है? ओके, कानूनी जो अधिकार होते हैं, हमें लीगल राइट्स जो मिले होते हैं, उनके पीछे कौन सा बल या शक्ति होती है, ये हमें बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा, इसके पीछे कानून की शक्ति होती है, कानून की फोर्स, लीगल फोर्स होती है। ओके, कानून का बल होता है। तो सी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट जो हमें क्वेश्चन दिया गया, थर्ड हमारा क्वेश्चन रहेगा। थर्ड क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय कि न्यायाधीश किस आयु में रिटायर होते हैं, सेवानिवृत्त होते हैं, ये हमें बताना है। तो इसमें करेक्ट आंसर आपका बी रहेगा, 65 ईयर्स। जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं वो 65 वर्ष की आयु में रिटायर होते हैं, जबकि हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश है वो 62 की एज में रिटायर होते हैं। ठीक, तो यहाँ पे बी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट जो हमें क्वेश्चन दिया गया, क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया, फोर्थ हमारा क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या किसके द्वारा निर्धारित की जाती है, ये हमें बताना है। तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या है वो कौन निर्धारित करता है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका ए रहेगा, संसद, पार्लियामेंट निर्धारित करती है कि वहाँ पर कितनी संख्या रहेगी। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया, सर्वोच्च न्यायालय बैठता है, कहाँ बैठता है, सर्वोच्च न्यायालय है वो कहाँ है? ओके, ये हमें बताना है। तो इसमें ऑप्शन हमारा जो करेक्ट रहेगा वो बी रहेगा, दिल्ली। ओके, उसके बाद नेक्स्ट जो हमें क्वेश्चन दिया गया, नेक्स्ट हमारा 6th क्वेश्चन है,
सिक्स्थ क्वेश्चन को देखिए। सिक्स्थ क्वेश्चन दिया गया मूल संघ सूची में शामिल है कितने विषय थे। देखिए अभी जो विषय है वो चेंज हो गए, लेकिन मूल रूप से कितने विषय थे संघ सूची में। संघ सूची कौन सी होती है? संघ सूची वो सूची होती है जिनमें दिए गए विषयों के ऊपर कानून बनाने का अधिकार किसके पास होता है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होता है। तो मूल रूप से संघ सूची में 97 सब्जेक्ट थे, 97 विषय थे, जैसे विदेश हो गए, रक्षा हो गया, मुद्रा हो गया, बैंकिंग हो गया। इस प्रकार के जो देश के लिए महत्वपूर्ण मुद्दे होते हैं ना, वो विषय संघ सूची में शामिल होते हैं और उनके ऊपर कानून बनाने का अधिकार केवल और केवल केंद्र सरकार के पास होता है। तो मूल रूप से इसमें 97 सब्जेक्ट थे, अब 100+ हो चुके हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहेगा, 7th क्वेश्चन दिया गया निम्नलिखित में से कौन सी एक भारतीय संघ की विशेषता नहीं है, ये पूछा नहीं है। तो इसमें देखिए लिखित संविधान है, संविधान की सर्वोच्चता है, शक्तियों का वितरण या बंटवारा है, दोहरी नागरिकता नहीं है। तो इसमें डी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। देखिए हमारे यहाँ पे ड्यूल सिटीजनशिप नहीं होती, चाहे हम हरियाणा से हैं, चाहे हम राजस्थान से, चाहे हम यूपी से, चाहे हम बिहार से, हम सभी भारतीय हैं। ऐसा नहीं कि राजस्थान के नागरिक या हरियाणा के नागरिक या पंजाब के नागरिक, ऐसा नहीं होता, हम सभी भारतीय हैं। अमेरिका में क्या है, वहाँ पे ड्यूल सिटीजनशिप है, अपने यहाँ पे ऐसा नहीं है। तो ड्यूल सिटीजनशिप यानी कि दोहरी नागरिकता भारतीय संघ की विशेषता नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला हमारा प्रश्न दिया गया 8th जो क्वेश्चन दिया गया 73वें संविधान संशोधन के अनुसार सभी राज्यों में पंचायतों का कार्यकाल कितना है। 73rd जो अमेंडमेंट किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में, उसके अकॉर्डिंग अभी पंचायतों का कार्यकाल कितना होता है, उनका टेन्योर कितना होता है, तो होता है 5 ईयर्स का, 5 साल का होता है। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया, 9th क्वेश्चन है धर्मनिरपेक्ष राज्य का क्या अर्थ है, यह हमें बताना है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर रहेगा बी, कि राज्य धर्म के मामलों में निष्पक्ष होता है, यानी कि इसमें जो गवर्नमेंट है उसका कोई लेना देना नहीं होता। आप किसी भी धर्म को मानिए या ना मानिए, यह आपका पर्सनल मैटर होता है। तो ये बी करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। उसके बाद 10th जो क्वेश्चन है MCQ, संविधान के किस संशोधन ने प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा था, यह हमें बताना है कि संविधान के किस संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया था। तो इसमें करेक्ट आंसर आपका बी रहेगा। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा हमारी प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया था, पहले ये शब्द वहाँ नहीं था। ओके, प्रस्तावना आपकी NCERT की बुक के सबसे पहले पेज के ऊपर दी होती है, हम भारत के लोग, यहाँ से शुरुआत होती है, तो आपने पढ़ा होगा इसको। तो उसमें धर्मनिरपेक्ष शब्द है, ये पहले नहीं होता था, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको जोड़ा गया। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया, 11th क्वेश्चन है ये। 11th क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विशेष रूप से संघ सूची के अंतर्गत आता है, ये हमें बताना है। तो इसमें देखिए विदेश कार्य हैं, ये संघ सूची में आते हैं, इनके ऊपर कानून बनाने का अधिकार केवल और केवल केंद्र सरकार के पास है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है, दैट इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ सेक्शन ए, यानी कि सेक्शन ए में हमें दिए गए थे 12 MCQs क्वेश्चन। तो इसमें 12th देखिए, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के संदर्भ में पुलिस और कानून व्यवस्था विषय को रखा गया, किस में आता है, तो ये आता है राज्य सूची में। तो ए आपका करेक्ट आंसर रहेगा। तो ये रहेगा आपका सेक्शन ए, जिसमें आपसे पूछे जाएंगे सभी MCQs क्वेश्चन, 12 MCQs क्वेश्चन रहेंगे। उसके बाद सेक्शन बी की तरफ चलते हैं। सेक्शन बी में हमें दिए गए 2 मार्कर क्वेश्चन। इसमें जैसे 13th जो आपका क्वेश्चन है, मैं सॉल्यूशन भी आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ कि सॉल्यूशन भी आपको साथ साथ दे दिया जाए। 13th क्वेश्चन है PIL, जनहित याचिका मामले क्या होते हैं, जनहित याचिका क्या होती है, हमें बताना है। तो देखिए ऐसी कानूनी कार्रवाई जो व्यापक सार्वजनिक हित के मानवाधिकार या समानता के मुद्दे पर की जाती है, तो उसे हम जनहित याचिका बोलते हैं। यदि मामला स्वीकार्य होता है तो इससे पूरे समाज को लाभ मिलता है। जैसे नाम से ही पता चलता है जनहित याचिका, कि कभी कभी आम जनता के मुद्दे का मामला है, वो न्यायालय में पहुंचाया जाता है, उठाया जाता है, तो ऐसे मामलों को हम जनहित के मामले बोलते हैं। ओके, जैसे मान लीजिए कि कहीं पे पॉल्यूशन हो रहा है, या कहीं पर मान लीजिए कि आपके आसपास के इलाके में वनों को काटा जा रहा है, पेड़ों को काटा जा रहा है, आप वहाँ पे डायरेक्ट जाकर के PIL दायर कर सकते हो, जनहित याचिका डाल सकते हो। आपका पर्सनल मैटर नहीं है, किसका मैटर है, आम जनता का मैटर, जनहित का मैटर है। तो ऐसे मामलों को हम जनहित याचिका बोलते हैं। और अगर ऐसे मामलों के बारे में कोई भी कोर्ट का निर्णय आता है तो वो सभी जनता के लिए फ़ायदेमंद होता है। ओके, सभी लोगों के लिए फ़ायदेमंद होता है, तो ऐसे मामलों को हम जनहित याचिका बोलते हैं। तो ऐसी कानूनी कार्रवाई जो व्यापक रूप से सार्वजनिक हित के
या मानवाधिकार ये समानता के मुद्दे पर की जाती है और जिसका लाभ सभी समाज को मिलता है, पूरे समाज को मिलता है, तो उसे जनहित याचिका बोलते हैं। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमें दिया गया जिला परिषद के द्वारा किए जाने वाले 2 महत्वपूर्ण विकासात्मक कार्य कौन से, ये हमें बताना है। तो इसमें पहला है कि यह जिला सत्र की विकासात्मक योजनाएं बनाता है। जिला परिषद पहला कार्य करता है कि पूरे जिले के लिए जो विकास की योजनाएं होती है वो जिला परिषद तैयार करता है। ठीक, ये लोकल गवर्नमेंट में आपने किया है। लोकल गवर्नमेंट में 3 लेयर्स होते हैं, तो उसमें ग्राम पंचायत होती है, ब्लॉक समिति होती है, जिला परिषद होता है। तो जिला परिषद क्या करता है, पूरे जिले के लिए विकास की योजना बनाता है, पहला काम ये है। दूसरा काम ये कि सभी जो ग्राम पंचायत होती हैं उनके बीच में धन वितरण को ये नियंत्रित करता है कि किस पंचायत के पास कितना पैसा जाना चाहिए। ओके, तो ये 2 प्रमुख कार्य हमें बताने जो विकासात्मक है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन नंबर 15, ये भी 2 मार्कर में पूछा गया आपसे। संघात्मक शासन प्रणाली के 2 दोष बताने, हमें 2 कमियां बतानी है। तो पहले तो ये होता है कि संघात्मक शासन प्रणाली कौन सी होती है। संघात्मक शासन प्रणाली वो प्रणाली होती है जिसमें सरकार के 2 या 2 से ज़्यादा सत्र होते हैं। जैसे अपने यहाँ पे देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, फिर लोकल गवर्नमेंट है। तो कौन सी है, अपने यहाँ पे फेडरल टाइप की गवर्नमेंट है, संघात्मक सरकार है। तो इसकी 2 कमियां क्या है। पहली कमी ये है कि यह कानून और प्रशासन के बीच में विभाजन के कारण अक्षम बन जाता है, कमजोर हो जाता है। किसमें देखिए, जो कानून और प्रशासन दोनों ही बंटे होते हैं, आधे कानून सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, आधे स्टेट गवर्नमेंट के पास, आधा प्रशासन सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, आधा स्टेट गवर्नमेंट के पास। तो इसकी एक कमी है कि कई बार सरकार कमज़ोर हो जाती है। ठीक, दूसरा कि राष्ट्रीय और स्थानीय सरकारों के बीच में हमेशा रस्साकसी भी चलती रहती है। आप जैसे देखते होंगे कि दिल्ली गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनके बीच में रस्साकसी, टग ऑफ वॉर चलता रहता है। तो इससे भी देश के विकास को नुकसान पहुँचता है। ओके, तो ये 2 कमियाँ लिख दोगे, काफ़ी रहेगा। उसके बाद ब्लॉक समिति के 2 कार्य लिखिए। ब्लॉक समिति के 2 कार्य, तो जो जिला परिषद कार्य करते हैं उसी टाइप के कार्य होते हैं। पहला, ये ग्राम पंचायत है उनके कार्यों की निगरानी करता है ब्लॉक समिति। दूसरा, ब्लॉक डेवलपमेंट प्रोग्रामर्स के लिए सरकार से धन की व्यवस्था भी करता है, यानी कि ब्लॉक डेवलपमेंट के लिए, ब्लॉक के विकास के लिए जो प्रोग्राम होते हैं उनके लिए सरकार से धन की मांग या बजट की डिमांड है वो भी ब्लॉक समिति करती है। तो पहला ये ग्राम पंचायतों के कामकाज की निगरानी करती है ब्लॉक समिति, और दूसरा ये कि सरकार से ब्लॉक के विकास के लिए धन की डिमांड करती है। ब्लॉक समिति कैसे बनती है, जैसे 2 या 3 गाँव को मिलकर के एक पंचायत बनती है जिसको ब्लॉक समिति बोला जाता है। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहेगा, 17th क्वेश्चन दिया गया आपके क्वेश्चन पेपर में। 17th क्वेश्चन है 74th संविधान संशोधन के अधिनियम के 2 प्रावधानों का वर्णन करना है हमें। देखिए, 73rd और 74th 2 संविधान संशोधन एक साथ हुए थे। तो 74वां संविधान संशोधन नगर पालिका प्रणाली को शहरी क्षेत्र में अपनाया गया था। यानी कि 74वां संविधान संशोधन के द्वारा क्या किया गया था कि जो नगर पालिका प्रणाली है उसको शहरी क्षेत्र में अपनाया गया था। यानी जो 73वां संविधान संशोधन था वो ग्रामीण क्षेत्र के लोकल गवर्नमेंट से रिलेटेड था, ये था शहरी क्षेत्र के लोकल गवर्नमेंट से संबंधित था, शहरी क्षेत्र की जो स्थानीय शासन है उससे संबंधित था ये। ठीक, तो पहली चीज़ तो क्या थी कि 74वें संविधान संशोधन के द्वारा शहरी क्षेत्र में स्थानीय शासन की व्यवस्था की गई, पहली चीज़ तो ये की गई। दूसरा, इसमें महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण की व्यवस्था की गई कि 1/3 मतलब 33% जो सीटें हैं वो आरक्षित कर दी गई, किसके लिए, महिलाओं के लिए। ठीक, तीसरा जो इसकी विशेषता कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए भी आरक्षण की व्यवस्था की गई। SC और ST कम्युनिटी है उनके लिए भी आरक्षण की व्यवस्था की गई। तो ये 2-3 पॉइंट आप लिख दोगे, काफ़ी रहेगा आपके लिए। उसके बाद नेक्स्ट जो आपका रहेगा क्वेश्चन नंबर 18 जो दिया गया है, कानूनी अधिकार क्या है। देखिए, कानूनी अधिकार कौन से होते हैं, कानूनी अधिकार वे अधिकार होते हैं जो कानून द्वारा स्वीकृत और संरक्षित होते हैं, जो कानून से मान्यता प्राप्त होते हैं। ओके, उन्हें हम कानूनी अधिकार कहेंगे। साथ ही साथ जो कानूनी अधिकार होते हैं अगर उनका उल्लंघन किया जाता है तो ये दंडनीय भी होता है। कानूनी अधिकार पहले तो ये होते हैं कि ये कानून द्वारा मान्यता प्राप्त होते हैं, कानून या सरकार द्वारा या संविधान के द्वारा मान्यता प्राप्त होते हैं। ठीक, पहली चीज़, किसी एक व्यक्ति का कानून नहीं होता कि मैंने ये कह दिया और ऐसा होगा, नहीं, वो संविधान या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है। ठीक, स्वीकृत है वो। ठीक, दूसरी चीज़ कि अगर कानून है उनका अपमान किया जाता है, उनका पालन नहीं किया जाता तो दंडनीय भी होता है, यानी कि इनके पीछे सज़ा दी जा सकती है। तो ये 2 विशेषता रहेगी कानूनी अधिकार क्या होते हैं। जैसे हमारे पास काफ़ी सारे लीगल राइट्स हैं, तो लीगल राइट्स हैं वो सभी कानूनी अधिकार है। ठीक, तो ये था आपका सेक्शन बी जिसमें दिए गए थे 2 मार्कर क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेक्शन। नेक्स्ट सेक्शन में हमें दिए गए सेक्शन सी में हमें 3 और 4 मार्कर हमें क्वेश्चन दिए गए। यहाँ पे देखिए कि नेक्स्ट सेक्शन सी में हमारा 19th क्वेश्चन दिया गया
कि भारत में जल्दी और सस्ता न्याय सुनिश्चित करने के लिए कुछ सुझाव दीजिए। तो देखिए, पहला तो है प्रत्येक राज्य में लोक अदालतें स्थापित की जानी चाहिए, क्योंकि लोक अदालतें हैं वो ऑन द स्पॉट डिसीजन दे देती है। ठीक, तो इससे जल्दी और डिसीजन मिलेंगे, सस्ते मिलेंगे। दूसरा, त्वरित न्याय के लिए न्यायालयों में जो लंबित मामले हैं उनको जल्दी से जल्दी निपटाना चाहिए, एक ये भी किया जा सकता है। तीसरा, अगर सरकार को आवश्यकता पड़े तो नए कोर्ट वो सेटअप करने चाहिए। देखिए, जनसंख्या बढ़ रही है, कोर्ट उतनी ही है, तो नए न्यायालयों की स्थापना की जा सकती है। चौथा, अधिवक्ता यानी कि जो एडवोकेट होते हैं, वकील होते हैं, उनकी फीस के साथ साथ जो कोर्ट की फीस है उसको नियंत्रित भी किया जाए और कम किया जाए कि उससे ज़्यादा फीस नहीं ली जा सकती। इससे क्या होगा, सस्ता न्याय सबको मिल पाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 दिया गया है, ये भी 4 मार्कर आपका रहेगा। इसमें हमें दिया गया कि भारतीय संघ और अमेरिकी संघ में 4 मुख्य अंतर बताइए। देखिए, 4 या 3 आप बता सकते हो यहाँ पे। पहला अंतर है कि अमेरिका का जो संविधान है वो भारतीय संविधान की तुलना में कठोर है। कठोर मतलब कम लचीला। वो भारतीय संविधान लचीला, उसमें हम परिवर्तन कर सकते हैं समय के अनुसार, तो एक तो अंतर ये है। दूसरा, अमेरिका में सरकार की प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, राष्ट्रपति प्रणाली। वहाँ पे जो सरकार का मुखिया प्रेसिडेंट होता है, सारी पावर प्रेसिडेंट के पास होती है। अपने यहाँ पे संसदीय स्वरूप है, यहाँ पे प्रधानमंत्री प्रकार की सरकार होती है। यहाँ शक्ति सबसे ज़्यादा प्रधानमंत्री के पास होती है, एक अंतर यह है। तीसरा अंतर है नागरिकता में अंतर। नागरिकता, अमेरिका में दोहरी नागरिकता होती है, अपने यहाँ पे एकल नागरिकता, हम सभी भारत के नागरिक हैं, अलग अलग राज्यों के नागरिक नहीं है। जबकि अमेरिका में ऐसा नहीं, वो राज्यों के भी नागरिक है, उसके बाद वो देश के नागरिक हैं। तो ये अंतर हो जाएंगे, इस टाइप से आपको आंसर देना है यहाँ पर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 दिया गया है। 21 जो क्वेश्चन हमारा रहेगा, 21 क्वेश्चन है, पंचायती राज में सुधार के लिए पंचायती राज अधिनियम में किए गए कोई 4 परिवर्तन हमें बताना है। कि पंचायती राज में सुधार के लिए 1992 में हमने कुछ सुधार लेकर के आए थे, यानी कि ताकि पंचायती राज है वो ज़्यादा प्रभावशाली हो पाए। तो हमें बताना है कि क्या क्या सुधार किए थे। पहला तो ये था, राज्य चुनाव आयोग का गठन किया गया था, और राज्य चुनाव आयोग को मुख्य जिम्मेवारी दी गई थी कि जो स्थानीय सरकारें हैं उनका चुनाव समय पर होना सुनिश्चित करें वो। ठीक। दूसरा था, SC और ST के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई ताकि सभी वर्गों की भागीदारी हो पाए। तीसरा, महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई, 1/3 33% आरक्षण की व्यवस्था की गई ताकि महिलाओं की भी भागीदारी है वो स्थानीय शासन में बढ़े। इसके साथ साथ स्थानीय सरकार का कार्यकाल है वो निश्चित किया गया 5 वर्ष। पहले क्या होता था, कभी 5 वर्ष के बाद इलेक्शन होते थे, कभी 10 वर्ष के बाद, कभी होते ही नहीं थे। अब फिक्स कर दिए गए कि 5 वर्ष मतलब 5 वर्ष, उसके बाद इलेक्शन होने ही है। इसके साथ साथ शक्तियों और राजस्व के अलग स्रोत दिए गए। जैसे पहले क्या था कि जो पंचायती राज था उसमें इलेक्शन वगैरह तो हो जाते थे, ना उनके पास शक्तियाँ थी ना उनके पास पैसा था, करे क्या, कुछ नहीं कर सकते थे। अब उनको कुछ अधिकार दे दी गई, कुछ शक्तियाँ दे दी गई, साथ ही साथ उनके रेवेन्यू के, इनकम के, आय के अलग स्रोत भी फिक्स कर दिए गए। यानी कि इससे पंचायती राज अच्छे तरीके से अपने विकास के कार्य कर पा रही है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 22 हमें क्वेश्चन दिया गया। 22वां हमारा प्रश्न है। 22वां प्रश्न है, भारत में धर्मनिरपेक्ष राज्य के विकास को चुनौती देने वाले 4 ताकतों का उल्लेख कीजिए। हमें बताना है कि 4 ऐसे कौन से कारक हैं जो धर्मनिरपेक्षता के लिए खतरा है। तो इसमें एक तो है सांप्रदायिकता। सांप्रदायिकता खतरनाक हो जाती है जब राजनीति के साथ धर्म मिल जाता है, तब इसके खतरनाक रिजल्ट आते हैं। क्योंकि जब राजनीति के साथ धर्म मिलता है तो वो सिर्फ अपनी रोटियां सेकने की कोशिश करते हैं, और उस चक्कर में धर्मनिरपेक्षता के ऊपर आंच आ जाती है, गड़बड़ हो जाती है। जब भी आप देखते होंगे कि हमारे देश में दंगे होते हैं, फसाद होते हैं, कब होते हैं? इलेक्शन से जस्ट पहले होते हैं, और उसके बाद इलेक्शन हो गया, उसके बाद कुछ नहीं होगा उसमें, और जब इलेक्शन आएंगे तो फिर दोबारा से वो राज्य गर्म हो जाता है। तो एक सांप्रदायिकता वो हमारे राज्य की धर्मनिरपेक्षता के लिए, हमारे देश की धर्मनिरपेक्षता के लिए एक बड़ा खतरा है। दूसरा है धार्मिक असहिष्णुता। धार्मिक असहिष्णुता का मतलब है रिलीजियस इंटॉलरेंस। कि आजकल हम क्या देख रहे हैं कि जो खास तौर पे जहाँ पे शिक्षा का प्रचार प्रसार नहीं है, वो लोग एक धर्म को, अपने धर्म को बेहतर दिखाने के चक्कर में दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, जबकि ऐसी कोई आवश्यकता नहीं होती। और ये जो इंटॉलरेंस की भावना होती है, कई बार इसकी जड़ें भी कहीं ना कहीं राजनीति में होती है। इतनी हद तक भर दी जाती है दिमाग में कि उन्हें दूसरे धर्म की बुराई से ज़्यादा कई बार दिखता नहीं। इससे क्या होता है, जो धर्मनिरपेक्षता या आपसी भाईचारा है उसके लिए खतरा पैदा हो जाता है। तीसरा, दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली। हमारी शिक्षा प्रणाली है वो भी दोषपूर्ण है। वो अभी तक शिक्षा के साथ इस चीज़ को हम युवाओं के मन में नहीं बैठा पाए हैं कि सभी धर्म वो एक बराबर होते हैं। ये हर व्यक्ति का एक निजी कार्य होता है, पर्सनल मैटर होता है।
और हम धर्मनिरपेक्षता का पाठ ठीक से नहीं बता पाए हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी शिक्षा प्रणाली है वो भी दोषपूर्ण रही है। जैसे कि हम अमेरिका वगैरह में देखते हैं या हम यूरोपियन कंट्रीज़ में देखते हैं, तो वहाँ पे रिलीजन है वो एक पर्सनल मैटर है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। तो ये शिक्षा के द्वारा लोगों को जागरूक किया जा सकता है, तो उसमें कहीं ना कहीं कमी रही है। इसके साथ साथ निर्धनता, कि निर्धनता है, इससे क्या होता है कि निर्धनता के कारण आमतौर पे लोगों को भड़काना आसान हो जाता है किसी भी मुद्दे के ऊपर, क्योंकि निर्धनता बहुत है और पैसा थोड़ा सा दिया, तो ये भी एक बड़ा कारण है जो हमारी धर्मनिरपेक्षता को खतरे में डाल सकता है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमें क्वेश्चन दिया गया 23rd हमारा क्वेश्चन रहेगा। 23rd हमें क्वेश्चन दिया गया है कि भारत के संविधान ने न्यायपालिका से स्वतंत्रता कैसे सुनिश्चित की है। ओके, देखिए क्वेश्चन में थोड़ी सी गड़बड़ की गई कि भारत के संविधान ने न्यायपालिका की स्वतंत्रता कैसे सुनिश्चित की है, यह हमें बताना है कि कैसे हमारी न्यायपालिका स्वतंत्र है। तो पहला तो यह कि न्यायाधीशों के वेतन और सेवा शर्तों की रक्षा करना, इसमें भारतीय न्यायाधीश उनके वेतन और उनकी सेवा की शर्तें उसमें बदलाव नहीं किया जा सकता, वो संविधान ने फिक्स किया है। तो इससे क्या होता है कि वो निडर होकर के काम कर पाते हैं, कि किसी पॉलिटिकल पार्टी के दबाव में नहीं आ पाते, यानी कि उनकी सैलरी कितनी रहेगी, उनकी टर्म्स ऑफ सर्विस क्या रहेगी, तो वो संविधान है वो सुनिश्चित करता है और उसमें बदलाव कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं कर सकती। दूसरा है सेवानिवृत्ति के बाद जो न्यायाधीश होते हैं उनको कानून की कोई भी अदालत है उसमें प्रैक्टिस करने से रोका जाता है, मतलब वो प्रैक्टिस नहीं कर सकते। तो ये भी इसलिए किया गया ताकि कहीं पर भी जो निष्पक्षता है वो प्रभावित ना हो, क्योंकि अगर मान लीजिए कि कोई जज है वो रिटायरमेंट के बाद वकील बन करके बैठ जाता है, तो हो सकता है कि वो किसी न किसी तरीके से उन मामलों को अपने पक्ष में करने की कोशिश करे, बाय हुक हो या बाय क्रुक, तो इसके ऊपर रोक लगाई गई है, प्रतिबंध लगाया गया है। इसके साथ साथ एकल न्यायपालिका है हमारे यहाँ पर। एकल न्यायपालिका मतलब हाई कोर्ट सब राज्यों के, लेकिन ऊपर सुप्रीम कोर्ट सिर्फ एक ही है, और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय वो सभी राज्यों की अदालतें, जो हाई कोर्ट है, उच्च न्यायालय, उनके ऊपर लागू होते हैं। तो ये भी स्वतंत्रता को सुनिश्चित करता है कि न्यायपालिका है वो एक ही तरीके से कार्य करेगी। ओके, इसके ऊपर दबाव नहीं होगा किसी का। इसके साथ साथ न्यायाधीशों के कार्यकाल की सुरक्षा सुनिश्चित करना। जैसे न्यायाधीशों के कार्यकाल की सुरक्षा का मतलब है कि उनको पहले हटाया नहीं जा सकता, हटाना लगभग इम्पॉसिबल है, जैसे कि उनको महाअभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है, और ऐसे होने की गुंजाइश बहुत कम होती है। ओके, तो इससे भी वो निडर होकर के अपना कार्य कर पाते हैं। तो ये कुछ इस प्रकार के प्रावधान किए गए हमारे संविधान में कि जो न्यायपालिका है वो स्वतंत्र रूप से ठीक से कार्य कर पाए। उसके बाद नेक्स्ट हमें दिया गया सेक्शन डी। सेक्शन डी में देखिए हमें क्या दिया गया, यहाँ पे सबसे पहले हमें दिया गया एक अंश, ये अंश दिया गया है, इस टाइप से इसको रीड करना है, ये गद्यांश है और इस पर बेस्ड रहेंगे आपके 3 क्वेश्चन। जैसे यहाँ पे दिया गया है, किसने कहा था कि जिसके पास किसी राज्य के विचार विमर्श या न्यायिक प्रशासन में भाग लेने की शक्ति है उसे हमारे द्वारा उस राज्य का नागरिक कहा जाता है। तो देखिए अरस्तु ने कहा है, यहाँ पे आपको आंसर मिल जाएंगे इसमें अगर आप सर्च करोगे। तो यहाँ देखिए कि ये अरस्तु का कथन है, जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे हो। उसके बाद नेक्स्ट हमें दिया गया है वोटल है, उनका भी यहाँ पे कथन दिया गया। तो सेकंड जो क्वेश्चन है वो उन्हीं पर आधारित है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन, नागरिक शब्द की व्याख्या कीजिए, कि नागरिक कौन होता है वो आपको एक्सप्लेन करना है, ये आपका 2 मार्क्स का रहेगा। ओके, तो इस टाइप से आपका जो क्वेश्चन नंबर 24 है वो आपका गद्यांश या अंश आधारित रहेगा। ओके, जिसको आपको सॉल्व करना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 है, ये कार्टून बेस्ड रहेगा आपका। देखिए जैसे कि यहाँ पर आपको दिया गया है, कार्टून दिया गया है, इतना क्लियर तो नहीं आपकी बुक में, ये क्लियर दिया गया है। ये कार्टून दिया गया, फ्लड ऑफ डिमांड्स फॉर क्रिएटिंग न्यू स्टेट्स, ये 26 जुलाई 1953 का कार्टून है। ओके, तो हमें इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। एक इस टाइप का आपका क्वेश्चन रहेगा एग्जाम में, कार्टून क्या संदेश देता है। कि तो सबसे पहले दिए कि कार्टून किस बारे में है, संदेश देता मतलब किस बारे में है। तो देखिए कि कार्टून में दर्शाया गया है कि जब आज़ादी के बाद भाषा के आधार पर या फिर संस्कृति के आधार पर नए राज्यों की मांग को लेकर के देश में अलग अलग भागों में आंदोलन हो रहे थे, उनको दर्शाया गया। ओके, तो इसमें क्या दर्शाया गया कि देश की आज़ादी के बाद भाषा या संस्कृति के आधार पर नए राज्यों की मांग को लेकर के हुए आंदोलनों को दर्शाया गया। ये कैसे हुआ है, क्यों हुआ। देखिए राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था, और उसका गठन किया गया था कि नए राज्यों का गठन किया जाए। किस आधार पर किया जाए, भाषा या संस्कृति के आधार पर किया जाए, उनको सजेशन देने थे। तो उसके बाद एक एक करके हर राज्य में इस प्रकार की मांगे हैं वो उठने लग गई थी, और उसके लिए लोग सड़कों पर आ गए थे। उसके बाद राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई थी, तो ये 1956 में की गई थी,
और आंध्र प्रदेश पहला भाषाई राज्य था, यानी कि पहला राज्य था जिसका गठन भाषा के आधार पर हुआ था। ओके, इस टाइप से आपका एक कार्टून रहेगा, उस पर बेस्ड आपके क्वेश्चन रहेंगे जिनको आपको सोल्व करना है। इसके लिए क्या करना है, आपको एनसीईआरटी की बुक में जितने भी कार्टून दिए गए हैं उनको एक बार थोड़ा सा देख लीजिएगा, मोटे तौर पे, ज़्यादा नहीं दिए गए, तो उससे आप ये ईजिली सोल्व कर पाओगे इस टाइप के अगर क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। उसके बाद आपका सेक्शन ई दिया गया है, इसमें दिए गए हैं आपके 5 मार्कर क्वेश्चन, यानी 5 आपको सोल्व करने। जैसे इसमें 26 क्वेश्चन है, अधिकार क्या होता है। ओके, अधिकार किसी व्यक्ति के वो दावे होते हैं जो समाज और कानून के द्वारा स्वीकृत या मान्यता प्राप्त होते हैं, और दावों और अधिकारों में अंतर होता है। देखिए, अधिकार होते हैं उनके पीछे कानूनी बल होता है, दावों के पीछे कानूनी बल नहीं होता। अधिकार है, अगर उनका हनन किया जाता है तो हम न्यायालय का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं, दावों के पीछे ऐसा कोई बल नहीं होता। ओके, इस टाइप से आपको लिखना है। ऐसे ही 27वां क्वेश्चन है, अच्छी नागरिकता में क्या क्या बाधाएं हैं और कैसे दूर किया जा सकता है। देखिए, बाधाएं ये होती है आलस्य, अगर हम आलस्य मतलब अगर हम एक्टिव नहीं है, अपनी आवाज़ को नहीं बुलंद करते हैं, तो हम अच्छे नागरिक नहीं हो सकते। ऐसी निरक्षरता, जो अनपढ़ व्यक्ति है वो देश के प्रति, समाज के प्रति अपने कर्तव्यों को ठीक से नहीं निभा सकता। ऐसी निर्धनता हो गया, जाति व्यवस्था हो गया, पार्टी स्प्रिट है कि कई बार हम ये समझ जाते हैं कि किसी एक पार्टी के पीछे इतनी ज़्यादा अंधे हो जाते हैं कि हम देश को भूल जाते हैं, समाज को भूल जाते हैं। कई बार पार्टी के प्रति जो लॉबी होती है कि हम पार्टी के पीछे अंधभक्त की तरह, मतलब इस टाइप से हो जाएं कि अंधे हो जाएं, चाहे वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि हम देश या आम लोगों के हितों को कई बार भूल जाते हैं। तो ये भी अच्छी नागरिकता में एक बाधा मानी जाती है। ऐसे ही सांप्रदायिकता है कि धर्मांधता कह सकते हैं इसे, कि धर्म के पीछे अंधे होना, धर्म को देश से ऊपर अगर हम आंकने लग जाएं तो वहाँ पर भी एक बाधा आती है। क्या किया जा सकता है, इन्हीं समस्याओं का हमें समाधान ढूंढना है, इससे जो बाधाएं हैं वो दूर हो सकती है। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट जो आपका 28 क्वेश्चन दिया गया इस सैम्पल क्वेश्चन पेपर में, वो दिया गया कि भारतीय संविधान में सन्निहित धर्मनिरपेक्षता के मुख्य बिंदुओं का वर्णन कीजिए। आपको बताना है धर्मनिरपेक्षता क्या है। देखिए, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है और संविधान के 42वें संविधान संशोधन के द्वारा इस शब्द को प्रस्तावना में शामिल किया गया। इसका अर्थ ये है, धर्मनिरपेक्षता का अर्थ ये कि भारत में सभी लोगों को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। ये हर व्यक्ति का एक निजी मैटर है कि वो किसी भी धर्म को माने या ना माने। भारत में धर्म के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता। ओके, क्लियर। तो इस टाइप की चीज़ें आपको मेंशन करनी है। उसके बाद है मंत्रिपरिषद से क्या तात्पर्य, विस्तार से लिखिए। देखिए, मंत्रिपरिषद क्या होती है, मंत्रियों के समूह को हम मंत्रिपरिषद कहते हैं। इसमें 3 प्रकार के मंत्री होते हैं, कैबिनेट मंत्री होते हैं, राज्य मंत्री होते हैं, स्वतंत्र प्रभार के साथ राज्य मंत्री होते हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण होते हैं कैबिनेट मंत्री, जिसमें मुख्य जो डिपार्टमेंट होते हैं उनके इंचार्जेस होते हैं, सीनियर लीडर होते हैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के, और मुख्य जो बड़े बड़े डिसीजन होते हैं वो कैबिनेट मिनिस्टर से लेते हैं। ठीक, और कैबिनेट मीटिंग जब भी होती है उसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री जी करते हैं। ठीक, उसके बाद आते हैं जो राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के साथ, तो वो होते हैं जो कम महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट होते हैं उनके इंचार्ज होते हैं। ठीक, कम महत्वपूर्ण विभागों के इंचार्ज होते हैं। और जो तीसरे प्रकार के होते हैं वो होते हैं राज्य मंत्री। जो राज्य मंत्री होते हैं एक तरीके से वो डिप्टी मिनिस्टर होते हैं, सेकंड मॉनिटर की तरह होते हैं। उनका रोल होता है कैबिनेट मिनिस्टर को असिस्ट करना, उनकी हेल्प करना। ओके, तो उनके बारे में आपको बताना है। उसके बाद संघवाद की विशेषता बताना है कि संघवाद क्या होता है। ये संघवाद एक प्रकार की शासन व्यवस्था होती है जिसमें 2 या 2 से अधिक सरकार के लेवल या सत्र होते हैं, जैसे कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार। अपने यहाँ पे 3 लेवल है, 3 प्रकार की सरकार है। ठीक, जो संघीय सरकार होती है उसमें शक्तियों का बंटवारा होता है। ठीक, आय के साधन अलग अलग होते हैं, नागरिकता एक होती है, न्याय प्रणाली एकल होती है। ओके, इस टाइप की विशेषताएं आपको मेंशन करनी है। उसके बाद नेक्स्ट जो आपका 31वां क्वेश्चन दिया गया है वो दिया गया कि राष्ट्रवादी भावनाओं को उभारने वाले कारकों को उपयुक्त उदाहरणों के साथ स्पष्ट कीजिए। कि भारत में जो राष्ट्रवादी भावनाएं विकसित होती है आज़ादी से पहले, तो उसके क्या क्या कारण थे। देखिए, उसमें कई सारे कारण थे जिन्होंने देश के लोगों में जोश भर दिया था। उसमें अगर हम कारणों की बात करें तो उसमें जैसे आ जाएगा तिरंगा झंडा, जिसने देश के लोगों को आपस में जोड़ दिया था। भारत माता की तस्वीर, इसने देश के लोगों को आपस में जोड़ा था। ऐसे अंग्रेजी भाषा का प्रयोग, इससे हम अलग अलग भाषा बोलने वाले थे जो बंटे हुए थे, उनको एक भाषा मिल गई थी जिसके द्वारा हम अपने हितों को एक दूसरे के साथ, अपने विचारों को एक दूसरे के साथ साझा कर सकते थे। ऐसे प्रिंट मीडिया थे, इन्होंने भी लोगों को जागरूक करने में, जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। फ्रांसीसी क्रांति, वहाँ से भी हमें प्रेरणा मिली थी। ऐसे ही राष्ट्रीय नेता जैसे गांधी जी हो गए,
नेताजी सुभाष चंद्र बोस हो गए, नेहरू जी हो गए, ऐसे ही अगर हम बात करें वल्लभ भाई पटेल जी हो गए, तो वो सभी लीडर्स, उनसे भी हमें मोटिवेशन मिला। क्लियर। ऐसे ही रेलवे का एक्सपेंशन है, इसने भी राष्ट्रवादी भावनाओं को पनपने में योगदान दिया, क्योंकि हम एक दूसरे से कनेक्ट हो पाए। तो ऐसे बहुत सारे कारक हैं जिनको आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो। तो ये था आपका सिंपल क्वेश्चन पेपर, और इसको हमने सॉल्व करके कोशिश की है कि आपको हेल्प मिले, आप अच्छे से समझ पाओ कि किस टाइप से आपका एग्जाम रहने वाला है। पैटर्न आपका एनुअल एग्जाम का एज इट इज़ इसी टाइप का रहेगा, और ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। इसके अलावा अगर आपके कोई डाउट है, क्वेश्चन है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। इंस्टाग्राम पर भी मुझसे कनेक्ट हो सकते हो, कोशिश करता हूँ मैं सबको रिप्लाई दूँ। इसके साथ साथ टेली पर भी आ सकते हो। टेली पे देखिए कि आप कमेंट सेक्शन का मैंने नीचे लिंक दिया है वहाँ पर, तो वहाँ पे आप कमेंट कीजिएगा, मैं रिप्लाई दूंगा। और अगर लगा कि हाँ आपको कुछ डिस्कस करना है, तो आपको पर्सनल लिंक भी वहाँ पर प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।